हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। मैं मुकेश प्रियदर्शी ज्ञान पिपांशु क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को विदित होगी, हम लोग कल नया चैप्टर कोशिका विज्ञान स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसमें हम लोग ने कोशिका भित्ति तक पढ़ लिया था। उसकी आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमने बताया था सेल। ठीक है, हमने बताया था सेल। ठीक है, सेल के बारे में बताया था हमने। दो भाग में इसको विभाजित किया था, एक सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक आवरण, और दूसरा जीवद्रव्य। ठीक है, दूसरा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसके अंतर्गत हमने बताया था क्या क्या बताया था हमने। एक बताया था, पहला बताया था कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल। ठीक है, दूसरा हमने बताया था कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम इसके बारे में आज आगे विस्तार से जानेंगे। कोशिका भित्ति कैसे, कहाँ पाई जाती है, कैसे बनी होती है, कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है, कैसे बनी होती है। उसके बाद में हम इसको पढ़ने के बाद में फिर आगे मूव कर जाएंगे जीव द्रव्य पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका भित्ति। हेडिंग बनाएंगे बच्चों, हम लोग क्या बनाएंगे, कोशिका भित्ति सेल वॉल। ठीक है, तो पहली जो हेडिंग आप लोग बनाइए, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल वॉल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इसको, हम पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट करके जानेंगे। पहला पॉइंट है, यह केवल जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में पाई जाती है, सबसे पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, यह मतलब कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, और यह फिर ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है या जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, यहीं पर तीसरा पॉइंट डाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कवक। ठीक है, कवक की सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, तो काइटिन की निर्मित होती है। काइटिन एक प्रोटीन होती है जिससे हमारे नाखून और बाल दोनों बने हुए हैं। पूछा जाता है कि नाखून में और हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो काइटिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बच्चों, काइटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे धीरे धीरे। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना एक अच्छा सा नोट्स तैयार करते रहें। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। ठीक है, दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम लोग कोशिका झिल्ली। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली। ठीक है, यहीं पे हम समझ लेते हैं, पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, आप लोग पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लिखवाते हैं। ठीक है, आप लोग यहीं पहले समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम बना दिए, क्या है, पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। अब कहेंगे हम डिफरेंस कैसे करेंगे,
यहीं पे अभी छोटा सा डिफरेंस आप लोग जाने लिए, ठीक है, जिसमें हमने बताया कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, वो सबसे बाहरी आवरण होता है। तो ये क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति हमने बताया कि केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये पादप कोशिका है। उसके बाद में यहीं पे जान लीजिए जो होती कोशिका झिल्ली जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो पादप कोशिका का दूसरा सुरक्षात्मक आवरण होता है। पहला क्या हो गया, कोशिका भित्ति हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली हो जाएगी। लेकिन यहीं पे हम बात करते हैं जंत कोशिका में। तो जंत कोशिका में जब हम आएंगे तो देखेंगे कि जंत कोशिका में सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो होती है वो सबसे बाहरी आवरण होती है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको जान लिए, हमने क्या जाना कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है, लेकिन जंत कोशिका में सबसे बाहरी आवरण जो होगा वो कोशिका झिल्ली होगा, ठीक बच्चों। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहीं पे लिख लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हम डालेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट यहीं लिखेंगे कि कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है तथा यह पादप कोशिका में दूसरा सुरक्षात्मक आवरण होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, ठीक है। यहीं पे हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि कोशिका झिल्ली जो होती है वह प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कोशिका झिल्ली किससे निर्मित होती है, तो हम लोग बताएंगे किससे निर्मित होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनी होती है। यहीं पे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कोशिका झिल्ली जो होती है एक चयनात्मक पारिगम झिल्ली होती है। क्या होती है, चयनात्मक पारिगम झिल्ली होती है। अब बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि यह निर्धारित करता है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बताए कि ये एक चयनात्मक पारिगम झिल्ली होती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सबसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इसे कहा जाता है कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने ये भी बताया, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निर्धारित करती है कि कौन सा पदार्थ कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ कोशिका के बाहर जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि कोशिका झिल्ली भी आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम आएंगे, हमने बताया पहला पढ़ लिया हमने सुरक्षात्मक आवरण, उसमें हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कोशिका भित्ति देखी, कोशिका झिल्ली देखी, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे सीधे जीव द्रव्य पे, ठीक है। हम लोग कहाँ जाएंगे, जीव द्रव्य पे। तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे जीव द्रव्य, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, या पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर हक्सले महोदय, ठीक है, हक्सले महोदय, इन्होंने जीव द्रव्य के बारे में कथन कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार ऐसे लिखेंगे हम लोग, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, ठीक है। तो प्रोफेसर हक्सले महोदय ने क्या कहा था, इन्होंने बताया था कि
जीवन जो है, जीवन का भौतिक आधार जो है वो जीव द्रव्य है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य है, किसके अनुसार? प्रोफेसर हक्सले महोदय के अनुसार। ठीक है, अब यहीं पे हम जान लेते हैं, अभी हमने बताया था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग जान लिए। ठीक है, जो कोशिका होती है, मान लेते हैं ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के जो भी पदार्थ, अन्य जो भी कोशिकांग, ठीक है, साइटोप्लाज्म जितने भी पाए जाएंगे वो सारे क्या होंगे? जीव द्रव्य होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? सारे जीव द्रव्य होंगे। इसके अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाएंगे वो सारे क्या होंगे? जीव द्रव्य होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे हेडिंग डाल के लिख लेंगे, ऐसे पॉइंट बना के हम लोग लिख लेंगे कि ऐसे स्टार बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ हम लिख लेंगे कि कोशिका में सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, ठीक है, शेष बचा हुआ भाग क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य होता है। ठीक है, अब लोग भी लिखते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, कोशिका में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग जीव द्रव्य होता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा कोशिकांग, ठीक है, या कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसको हम साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, पहला क्या हो गया? कोशिका द्रव्य हो गया, दूसरा क्या हो गया? केंद्रक हो गया। ठीक है, हम कोशिका द्रव्य को कई भागों में बांटकर देखते हैं। ठीक है, पहला भाग होता है अंतः प्रद्युति जालिका। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें आ जाएगा राइबोसोम। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? राइबोसोम आ जाएगा। तीसरा क्या होता है इसमें? लाइसोसोम। ठीक है, इसमें तीसरा होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम के बाद में हम आ जाएंगे सीधे माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं, पहले हम देखेंगे लवक। ठीक है, पहले हम देख लेंगे लवक, फिर हम देखेंगे पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लवक में हम तीनों लवक पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि सिंपल महोदय ने डिवाइड किया था लवक में। एक होता है वर्णी लवक, ठीक है, वर्णी, दूसरा आवर्णी, ठीक है, तीसरा हरित लवक। ठीक है, इन सारे के बारे में हम विस्तार से जानकारी करेंगे। ठीक है, हमने देखा साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को कई भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है अंतःप्रद्रवी जल का, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम, फिर उसके बाद में लवक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया। यहीं पे हम बात कर लेंगे तारककाय। तारककाय को अंग्रेजी में, ये छठवां पार्ट है, तारककाय को अंग्रेजी में हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम। उसके बाद में यहीं पे हम गाल्जी बॉडी की बात कर लेंगे। ठीक है, गाल्जी बॉडी की बात कर लेंगे। यहीं हम रिक्तिका की बात कर लेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम विस्तार से जान करेंगे, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले अंतःप्रद्रवी जल का, ठीक है, इसे हम ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद में हम राइबोसोम देखेंगे, फिर लाइसोसोम देखेंगे, फिर लवक देखेंगे। ठीक है, लवक में वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक के बारे में जानकारी करेंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय या सेंट्रोसोम। ठीक है, उसके बाद में गाल्जी बॉडी, फिर रिक्तिका। साथ ही साथ देखेंगे, यहाँ पे हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा भाग या कौन सा कोशिका द्रव्य इसमें या पादप कोशिका में पाया जाता है या जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहली हेडिंग हम लोग बनाएंगे कोशिका द्रव्य में पहली हेडिंग हम बनाएंगे कोशिका द्रव्य में। सबसे पहली हम हेडिंग बनाएंगे
ER, ठीक है, यह अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है बच्चों, हम लोग हेडिंग बनाएंगे ER, यह अंतः पृथ्वी जालिका। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जाने की खोज किसने की? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी खोज किसने की थी? पैलेट ने। हम जानेंगे इसकी खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? ER की खोज पोर्टर ने की। किसने की? अंतः पृथ्वी जालिका की खोज पोर्टर ने की। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यही हम देख लेंगे। ठीक है, यह मतलब ER जो होता है, ER यह कोशिका में, ER कोशिका में एक तरफ किससे लगा होता है? केंद्रक से लगा होता है। एक तरफ केंद्रक से लगा होता है तथा दूसरी तरफ यह सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन से लगा होता है। कैसे लगा होता है हम यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे लगा होता है, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है, यहीं पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे ER लगा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, ये क्या है? केंद्रक है। ठीक है, और ये क्या है? सीएम है। सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जो ER होता है वो ऐसे 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 चारों तरफ से कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये क्या है? ये ER है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसका देखो, अब यहीं पे हम देख लेते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये काम कर रहा है कि कोशिका को एकदम तना रख रहा है। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम या कंकाल हमारे शरीर को एकदम सीधा रखता है, सिकुड़ने नहीं देता है, उसी प्रकार यह भी कोशिका के अंदर काम ही करता है। इसीलिए ठीक है, इसीलिए अंतः पृथ्वी जालिका को, ठीक है, अंतः पृथ्वी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतः पृथ्वी जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक बच्चों, कितना समझ में आया? अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिए बच्चों, नोट कर लीजिएगा इतना। ठीक है, साथ साथ आप लोग नोट करते चलिएगा और बढ़िया से नोट्स अपना बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि ER कितने प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे अंतः पृथ्वी जालिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो अंतः पृथ्वी जालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ ER, ठीक है, एक होती है रफ ER। ठीक है, समतल अंतः पृथ्वी जालिका और खुरदुरी अंतः पृथ्वी जालिका। ठीक है, जो समतल ER होती है इस पे कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन जो खुरदरी होती है, खुरदरी ER होती है या अंतः पृथ्वी जालिका होती है, इस पे राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। इसी कारण यह क्या होती है? इसी कारण यह खुरदरी होती है। ठीक है, हमने क्या बताया कि अंतः पृथ्वी जालिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्मूथ या समतल होती है और दूसरी रफ टाइप की होती है। ठीक है, तो जो रफ वाली होती है उस पे किसके कण पाए जाते हैं? राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। तो दूसरी हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे? राइबोसोम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग को ज्ञानी नहीं बनना है, बस हम लोग इतना पढ़ेंगे कि हम लोग का पेपर में वो आए। ठीक है, अब हम लोग दूसरी हेडिंग बनाएंगे राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी पैलेट ने, जो कि रोमानिया के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है,
इसकी खोज किसने की थी? हेडिंग बना के लिखेंगे या स्टार लगा के लिखेंगे, इसकी खोज पायलट महोदय ने 1955 में 1955 में की थी। ठीक है, ये रोमानिया के बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद में अभी हमने बताया यह पाई कहाँ जाती है? यह अंतःपृथ्वी जलिका के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, जो राइबोसोम होता है यह अंतःपृथ्वी जलिका के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, ठीक है, किसे कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा। ठीक है, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है राइबोसोम को। ठीक है, हमने बताया इसकी खोज 1955 में पायलट महोदय ने की थी। ठीक है, हमने फिर बताया कि ये कहाँ पाया जाता है? ये ईआर या रफ जो होती है, ईआर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसी पे पाया जाता है। उसके बाद में हमने बताया कि इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है, मतलब राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे लवक। ठीक है, इसको आज हम लोग खत्म कर देंगे, जो 8 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में कल हम लोग केंद्रक पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? तीसरी हेडिंग हम लोग बनाएंगे लवक। ठीक है, या प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड। ठीक है, तो लवक की खोज किसने की? हैकल महोदय ने की। ठीक है, खोज किसने की? हैकल महोदय ने की। और यहीं पे स्टार बना के ये भी लिख लीजिएगा, लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लवक जो होता है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, यह एक प्रकार की अर्ध स्वायत्त संरचना होती है। ठीक है, लवक जो होती है एक प्रकार की अर्ध स्वायत्त संरचना होती है। अर्ध स्वायत्त का मतलब क्या होता है बच्चों? अर्ध स्वायत्त का मतलब होता है जो अपना विकास, ठीक है, अपना विकास स्वयं करे। ठीक है, अपना डेवलप स्वयं कर सके। ठीक है, वो क्या होती है? ये किसी पे निर्भर नहीं होती है, ये अपना विकास स्वयं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं सिम्पर महोदय। ठीक है, सिम्पर महोदय आते हैं और इन्होंने लवक को वर्णों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिम्पर महोदय ने लवक को वर्ण के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला भाग है वर्णी लवक, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, वर्णी लवक। ठीक है, दूसरा है आवर्णी लवक। ठीक है, आवर्णी लवक। ठीक है बच्चों, उसके बाद में तीसरा है हरित लवक। हम एक एक करके इनके बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानकारी करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमने देखा लवक। ठीक है, प्लास्टिड। खोज किसने हमने बताया? हैकल ने की। ठीक है, हैकल ने। यह लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने आप लोगों को बताया यह एक प्रकार की अर्ध स्वायत्त संरचना होती है। फिर हमने बताया सिम्पर महोदय आते हैं और इन्होंने वर्णों के आधार पे लवक को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमने बताया किसमें? वर्णी लवक में, आवर्णी लवक में और हरित लवक में। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे लवक में वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक को अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो हम लोग पहली हेडिंग किसमें बनाएंगे प्यारे बच्चों? वर्णी लवक।
ठीक बच्चों। वर्णी लवक में इसे हम बताएं अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अगर स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होगी तो सही कर लीजिएगा। इसे अंग्रेजी में क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हम यहीं पे आप लोग को बता देते हैं कि जहां कहीं भी क्रोमो शब्द लिखा मिलेगा, ठीक है, क्रोमो शब्द लिखा मिलेगा, इसका अर्थ ही होता है रंग बिरंगा। ठीक है, रंग बिरंगा। तो मतलब अब हम लोग ऐसे पता कर लेंगे कि वर्णी लोग जो होगा वो ऐसे भागों में पाया जाएगा जहां का भाग जो होगा रंग बिरंगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे हम पहला पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहीं पे हम स्टार बना के लिखेंगे, रंगीन होने के कारण यह कीटों को या पुष्प कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, वर्णी लवक पुष्प कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हमने बताया वर्णी लवक के बारे में कि यह पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है। वर्णी लवक पुष्प कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे कि किसमें कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं गाजर में कैरोटीन। ठीक है, हम देखते हैं गाजर में कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन। ठीक है, और हल्दी में कुरकुमिन। ठीक है, उसके बाद में बैंगन में जेंथोसाइनिन। उसके बाद में बैगन हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे आलू में सैलोनिन। ठीक है मेरे बच्चों, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, हल्दी में कुरकुमिन, बैगन में जेंथोसाइनिन, आलू में सैलोनिन। बहुत सारे हैं, किसी दिन इसको हम एक अलग से लेके आएंगे, पूरा इसको लिखवा देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझना है वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक जो होता है अब दूसरी हेडिंग हम लोग बनाएंगे अवर्णी लवक। ठीक है, दूसरी हेडिंग बनाएंगे हम लोग अवर्णी लवक। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो रंगहीन होते हैं या जो सफेद होते हैं। ठीक है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है, यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो रंगहीन या सफेद होते हैं। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवर्णी लवक जो होता है, अवर्णी लवक भोजन संचित या भोजन इकट्ठा करने का काम करता है, संचित करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, हमने लवक के अंदर वर्णी लवक अवर्णी लवक दोनों
पढ़ लिया। ठीक है, अवर्णीय लवक यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जो रंगहीन होते हैं, सफेद होते हैं। अवर्णीय लवक जो होता है भोजन संचित करने का काम करता है। ठीक है, ऐसा करते हैं बच्चों कि धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी होगी किसी को तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद में सबसे ही इम्पोर्टेंट भाग आता है हरित लवक। ठीक है, सबसे ही इम्पोर्टेंट भाग आता है हरित लवक। ठीक है प्यारे बच्चों, हरित लवक जिसे हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, आप लोग बोर महसूस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि आप लोग पेन और कॉपी में एक अच्छा सा नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप लोग फटाक से 1 या आधा घंटा लगेगा, पूरा ठीक से रिवीजन कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम लोग हरित लवक कल पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आज जो हमने पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी परेशानी या कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।